Academy once again welcomes you all. क्लास 9 का हम केमिस्ट्री का चैप्टर भी कर रहे हैं, लेकिन आज हम साथ में बायो भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मैम आप साथ साथ में एक बायो का चैप्टर और एक फिजिक्स का चैप्टर भी लो, आप सिर्फ नंबर वाइज मत चलो, आप सब्जेक्ट वाइज चलो। तो ठीक है, एज पर योर डिमांड हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ओके, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? विच कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू गिव स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फूड बनता है जिसमें इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल आर एसेंशियल। हियर सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द chemical energy, and plants make food in the presence of all these in the form of starch or carbohydrates, right? In contrast to the green plants, animals are there which are known as heterotrophs. They depend upon the plants and other animals for food. इतना हम लोगों को 6 to 8 में पता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ओके, ऑटोट्रॉफ्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं शायद, हाँ उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि वो खाना बनाते हैं तो इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। अब हम बेसिकली जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हमारी, आपको मालूम है, पॉपुलेशन बहुत है, नेचुरली हम लोगों को फूड रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो हमारे कुछ जो साइंटिस्ट हैं, जैसे कि स्वामीनाथन हो गए, क्यूरिन हो गए, दे अडेप्टेड द मेथड्स टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, राइट? दिस रिजल्टेड इन अ वेराइटी ऑफ रेवोल्यूशंस। इसकी वजह से बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई हमारे यहाँ। तो उन रेवोल्यूशंस को क्या नाम दिया गया? एक हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में मतलब सारा एग्रीकल्चर आ गया, जिसमें क्रॉप्स वगैरह सारी आ गई, फूड से रिलेटेड जितना आ गया वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। फिर आ गया ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जिसमें कि जल से रिलेटेड आ गया, जिसमें फिश आ गया, जिसे पिसिकल्चर कहते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके, फिर है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन में सारी ऑयल इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, जो भी खाने का तेल हो गया, बाकी तेल सारे ऑयल के अंदर आ गए। उसके बाद फिर आ जाती है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन में सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, बेसिकली मिल्क आ गया। ओके, तो ये सारे के सारे रेवोल्यूशन इसलिए हुए ताकि जो इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ फूड रिसोर्सेज है हमारे यहाँ पे, उसको हम फुलफिल कर सकें फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या? सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, उसको इस लेवल पे ले जाना जिससे वो मेंटेन हो सके। इट कैन बी डिफाइंड एज अडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चर यील्ड। ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें यूज़ करना है जिससे कि हमारे पास एग्रीकल्चरल यील्ड, जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ सके, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा किया जा सके। ओके, इम्प्लीमेंटिंग सच प्रैक्टिसेस वुड हेल्प इन। अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस कुछ करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों की फूड डिमांड्स पूरी हो सके, तो उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा? पहला, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरा है मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करना। और तीसरा है कोपिंग अप विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन की नीड्स के हिसाब से हम लोग चेंज हो सकें, ठीक है। मतलब जैसे कि आज सपोज वेजिटेरियन फूड के ज़्यादा डिमांड है, तो हम लोगों के पास ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम उस डिमांड को पूरा कर सकें, राइट? तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आ गई, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल बैलेंस और ह्यूमन नीड्स। ओके, to assure sustained livelihood of Indian farmers, it is necessary to adopt sustainable agricultural practices such as mixed farming, crop rotation, intercropping and integrated farming। और इन सब चीज़ों को हमें पाने के लिए कुछ टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बताया मिक्स फार्मिंग, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। मिक्स फार्मिंग मतलब 2 फसलों को इकट्ठे, 3 फसलों को इकट्ठे उगाना। एक जगह हम लोगों ने अगर एक फसल उगाई है, साथ में दालों की हमने उगा दी, ठीक। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार एक फसल है तो उसके बाद जब उसको हमने काट लिया तो अगली बार हम दूसरी फसल उगाएं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग मतलब लाइन वाइज अलग अलग फसलें उगाना, ठीक। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे यही है कि बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठे अगर उगाते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि कुछ फ्रूट साथ में उगा दिए,
कोई दालें उगा दी, इस तरह की जो इंटीग्रेटेड मतलब एक बड़े लेवल पे उसको हमने फार्मिंग करी। ओके, इसमें पहली चीज़ जो आती है वो है फार्मिंग। व्हाट इज़ फार्मिंग? प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। मतलब हम लोगों ने बेसिकली हमें चीज़ें किसके लिए चाहिए? इकोनॉमी हमारी बढ़े, ठीक है। तो फार्मिंग क्या है? बेसिकली एक ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें कि खेती की जाती है और इससे क्या होता है, हमारा इकोनॉमी हमारी इंक्रीज होती है और ह्यूमन नीड्स जो है वो क्रॉप्स की या वेजिटेबल्स की या फिर खाने पीने की चीज़ों की जो ह्यूमन नीड्स है वो पूरी होती है। ओके, दूसरा है कंजर्वेशन, जैसे मैंने बोला केयरफुल यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। कंजर्व करना, किसी चीज़ को तरीके से बैलेंस करना, कंजर्व करना, जिससे कि वो आगे भी काम आ सके। ये नहीं कि हम लोगों ने, जैसे हम पानी यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे वाली जनरेशन को पानी भी मुश्किल से मिले, तो कंजर्व होता है किसी तरीके को जुडिशियसली हम उसको जिस चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। क्या होता है? जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विथ अदर पार्ट्स। लेकिन जैसे कि पिसिकल्चर हो गया, मतलब हम खेती तो कर रहे हैं, साथ में फार्मिंग भी कर रहे हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, फिश को कल्चर कर रहे हैं, बीज की कल्चर कर रहे हैं, जैसे एपी कल्चर कहते हैं। तो जहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज की जाती हैं तो उसको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, फिर है वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक मेंटेनेंस एग्रीकल्चर की टू द पर्टिकुलर डिमांड, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? Due to the increasing population of a country, natural resources such as land, soil, water, fossil fuels, etc. are being overexploited for food, shelter. देखो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग जो रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा हार्नेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। All these activities have degraded our environment and has led to many problems. और इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से, फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब हमारी जो ऊपर वाली लेयर होती है, उपजाऊ मिट्टी जो होती है, अगर वो बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, राइट। फिर है सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स मतलब जो मिट्टी है उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, उसको क्रॉप्स उगाने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, सलाइन हो जाती है वो, ठीक है। फिर हो गया डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बन जाते हैं, मतलब नेचुरली डिजर्टिफिकेशन मीन्स कि वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, ठीक। फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट हो जाता है, ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन एंड बायोमैग्निफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे आपको पता है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ऐसे करके लेवल बढ़ता है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने प्रोड्यूसर के लेवल पे अगर आपने डीडीटी जैसे सपोज छिड़की है तो आप ये देखेंगे कि जैसे अब ये घास है, इस घास को किसने खाया? मैं कहती हूँ सपोज बकरी ने खाया, ओके। इस बकरी को अगर या तो किसी और जानवर ने खाया है या हमने खाया, तो जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जाते हैं तो डीडीटी की जो क्वांटिटी है वो भी हर लेवल के साथ बढ़ती जा रही है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब विथ ईच लेवल हम लोग उसकी मात्रा को मैग्नीफाई हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जबकि हम लोग घास तो नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी आप देखो कि हम किस तरह से इंटरलिंक्ड है कि जो घास खा रहा है अगर हम उसको भी खा रहे हैं तब भी हमारे अंदर उस डीडीटी का लेवल बढ़ गया है, दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना ऐसी वाली प्रॉब्लम्स भी आ जाती है जिसके हम अवेयर भी नहीं होते, हमें पता नहीं होता, हम तो बड़ा पौष्टिक खा रहे हैं जी घर बैठे हुए, लेकिन वी डोंट नो कि व्हाट वी आर हैविंग। अगर नेचर का एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्टर्ब होते हैं, ये हम अब शायद समझना शुरू कर देंगे आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड, आई होप सो, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द एग्रो इकोसिस्टम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड। अब इसकी वजह से, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से हम लोगों ने एक टेक्निक जिसको कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं वो डेवलप किया, राइट, विच इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिसेस। अब इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं जिससे कि इनका इलाज हो सके? ये तो बीमारियां हो गई ना, तो बीमारी का इलाज भी करना है, ठीक। तो वो कैसे होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोलॉजिकल एंड नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब मैन्योर्स का ज़्यादा यूज़ करना, खाद का यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का कम करना। बायोलॉजिकल एंड नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, भाई अब जो चूहे हुए हैं उनका इलाज करना। अप्रोच टू कंजर्व द सॉइल एंड वाटर,
भाई मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, लाइक जो उपजाऊ शक्ति है, उसको पानी के साथ ना बह जाए, वाटर के साथ ना बह जाए, एयर के साथ ना बह जाए, उसको कंट्रोल करना। ठीक। कंप्लीट रेसिस्टिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, और सिंथेटिक केमिकल्स का बिल्कुल यूज नहीं करना, ताकि वो प्लांट्स के साथ अगले ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता हुआ ना नजर आए। ओके। It is called the sustainable agriculture, which ensures the pollution-free food production and continuation of agriculture with least damage to ecosystem, जिससे कि हमारे इकोसिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ऐसे वाला जो एग्रीकल्चर है वो कहलाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं? पहला है, इट अचीव्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स। बायोलॉजिकल साइकिल्स हमें मालूम है ना, जितने भी कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ये ऐसा इससे होता है। वही ऑब्वियसली अगर आपकी क्रॉप में फालतू के केमिकल्स नहीं जा रहे, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, आपका एक लेवल जो है दूसरे लेवल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसमें पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो नेचुरली आपके जो कार्बन, ये जितने भी साइकिल्स हैं जो चक्र कहलाते हैं, वो बिल्कुल मेंटेन रहेंगे। दूसरा है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का बचाव होता है। तीसरा है, इट ऑप्टिमाइजेज द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। जितने भी हमारे फार्म के रिसोर्सेज हैं उनको हम ढंग से यूज़ कर पाते हैं। फिर है कि रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड परचेज प्रोडक्शन इनपुट्स। मतलब यह है नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, आपको मालूम है रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल मतलब जो कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिप्लेनिश करना मुश्किल होता है, तो उसकी हमारा जो रिड्यूस हो जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना। ओके। फिर ये है, इनकम अच्छी होती है, और दूसरी बात ये होती है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत लोगों को इकोनॉमिक इंक्रीज करने का। इकोनॉमी इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारे जो ग्रोथ है कंट्री लेवल पे देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी अच्छी होती है। ओके, तो ये इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, फिर ये है, इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज। अब ये भी बहुत सारी कैटेगरीज में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बहुत सारी कैटेगरीज में बटा होता है। इसमें पहला आता है एग्रोनॉमी। ठीक है, दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर, तीसरा आता है ओलेरिकल्चर, OLERI, फिर आता है एक्वाकल्चर, और फिर आता है एग्रोनॉमिस्ट। एग्रोनॉमिस्टिक वो है, टर्म अलग है। एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, जहाँ पे मिट्टी की उर्वरक शक्ति को, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किया जाता है, तो ये वो वाली ब्रांच ऑफ स्टडी है। हॉर्टिकल्चर होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स इन द ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन ऑर्किड्स एंड गार्डन्स। जैसे गेंदे के फूल की खेती देखी होगी आपने, खेत कई बार आप जाओ ना रास्ते में, तो ट्रेन्स में जाओ तो आपको गेंदे के फूल ही फूल मिलते हैं। दैट इज़ व्हाट, वो गेंदे की खेती हो रही है। तो हॉर्टिकल्चर जो है उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती की जाती है। ऑलरीकल्चर जो होता है वो वेजिटेबल्स को मेंटेन करने वाली खेती होती है। एक्वाकल्चर जो होता है जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी जो कि पानी से रिलेटेड है, वो एक्वाकल्चर कहलाता है। ठीक है, और जो उसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है फॉर इकोनॉमिक पर्पस। अब है जैसे एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है? एग्रोनॉमिस्ट वो होता है जो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? क्रॉप डिजीजेस, मतलब जो कि खेती बाड़ी में जो कीड़ा लग जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कि मतलब कौन से हमने पौधा ऐसा लेना है जिससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है पौधे की वो ज़्यादा अच्छा फ्रूट दे, फल दे। क्रॉप रोटेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बार एक क्रॉप करिए तो दूसरी बार अलग करेंगे। अच्छा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। क्वालिटी ऑफ सॉइल देखा जाता है। सॉइल इरोजन के मतलब जो मिट्टी बह जाती है उसके रीजंस क्या होते हैं, उनके इलाज क्या होते हैं, ये सारे काम जो है वो एग्रोनॉमिस्ट करता है, राइट। अच्छा, अब क्रॉप्स को अगर हम देखें तो दो चीज़ों में बांटा जाता है, राइट। आपको सुना भी होगा अगर आपने 6 to 8 में पढ़ा है कि खरीफ क्रॉप्स होती हैं और रबी की क्रॉप्स होती हैं, राइट। तो उसको हम थोड़ा देखेंगे। ये खरीफ क्रॉप्स हैं और ये रबी क्रॉप्स हैं। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो मानसून में, रेनी सीजन की होती हैं और वो हॉट एंड वेट कंडीशंस में उगती हैं। गर्मी चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है। दीज क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, ये जून जुलाई में की जाती हैं, ठीक है। और दीज क्रॉप्स आर, इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में, जब मानसून का एंड हो जाता है। इसके अंदर सारी राइस वेज, मतलब जो राइस आपको मालूम है, जो जीरी कहते हैं, जो छोटा छोटा दाना होता है उसका, राइस का,
मेज़ हो गया, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली होगी, सोयाबीन, कॉटन, ये सब इसमें आ जाते हैं। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो कि नॉन मानसून होती हैं, उनको ठंड में और ड्राई कंडीशंस में सो किया जाता है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में उनकी सोइंग पीरियड होता है और उनका जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो मार्च और अप्रैल होता है। हॉट सीजन से पहले, गर्मी से पहले उनको काट लिया जाता है। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? वीट है, बार्ले है, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, ओपी। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ गया, ठीक है, नहीं तो मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। अब है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विच हैव नॉट बीन पोल्यूटेड विद यूज ऑफ मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। एक ऐसी फार्मिंग जिसमें हम केमिकल चीज़ों का कम से कम यूज़ करते हैं, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करना है, हर्बिसाइड्स का कम यूज़ करना है। देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी, क्योंकि टॉक्सिसिटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें डालोगे नहीं केमिकल्स, तो फिर वो उनकी बायोमैग्निफिकेशन के लेवल कैसे बढ़ेगा? तो टॉक्सिक नहीं होंगी, पॉल्यूटेड नहीं होंगी। ऑर्गेनिक वेस्ट आर रिसाइकल्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। और क्या यूज़ किया जाता है उसमें? खाद यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो बायो फर्टिलाइजर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर कौन से किए जाते हैं? इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पल्सेस की खेती की जाती है, तो आपको मालूम है पल्स की नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो उस जो क्रॉप की क्या करता है, उसको मैन्योर देता है, नेचुरल मैन्योर देता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है और दालों में भी प्रोटीन होता है, ओके। अच्छा, फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिनरल सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिजम्स और देयर एक्सट्रैक्ट्स विच रिपेल और किल वीड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स मैंने बताया, बायो पेस्टिसाइड्स ऐसे यूज़ होते हैं जिससे कि वीड्स मर जाते हैं, जिससे कि जो चूहे वगैरह हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन ये सारे बायो हैं, बायो मीन्स इसमें कुछ केमिकल यूज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये देखो, एंड अदर पेस्ट एग्जाम्पल, नीम है इसमें, ठीक, फिर क्रिसेंथेमम है, फिर बैसिलस थ्रूजिनेसिस है, ये एक बैक्टीरिया है। ये नीम लीव्स आर ऑफन यूज इन द ग्रेन स्टोरेज, आपको मालूम है बायोपेस्टिसाइड की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं, प्लांट के फॉर्म में है या बैक्टीरिया के फॉर्म में है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाती मैन्योर को, इससे बायोमैग्निफिकेशन नहीं होती, इससे केमिकल लेवल नहीं बढ़ता हर ट्रॉफिक लेवल में। ये क्रॉप के लिए गलत नहीं होती, उसके लिए बढ़िया होती हैं, और क्रॉप पॉल्यूशन भी इससे नहीं होती, ठीक है। These cropping systems help in controlling insects, pests and weeds। और हम लोगों को क्या करना है बेसिकली? कीड़ा ना लगे, पेस्ट परेशान ना करे, या फिर जो वीड्स क्या होते हैं, जो कोई भी ऐसी घास वास उग जाती है, जैसे सपोज आपने टमाटर उगाए हुए हैं, उसमें घास उग जाएगी, तो नेचुरली वो टमाटर के हिस्से की मिट्टी, टमाटर के हिस्से की सनलाइट, उसका सब कुछ यूज़ करेगी। तो आप सबसे पहले वीड्स को हटाते हो। हम लोग अपने गमले में भी कुछ अच्छा सा प्लांट उगाते हैं, उसमें घास उग जाती है तो हम साइड पे कर देते हैं, ठीक। तो इनको वीड्स कहा जाता है, इनको मैनुअली भी हटाया जाता है। वीडी साइड होते हैं, 2,4-D, काफ़ी केमिकल्स भी होते हैं जो हटाए जाते हैं। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों बेटर हम लोग कर रहे हैं, इसको क्यों यूज़ में कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्यों डाल रहे हैं? ताकि इनका बाकी लोगों के ऊपर गलत असर ना पड़े, ना क्रॉप्स के थ्रू वो और एनिमल्स में जाए, ना हमारे अंदर आए, ओके। अब यही मैंने बोला ना कि एडवांटेजेस क्या हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। पहला है कि पॉल्यूशन कम हो रही है, दूसरा ये है कि फार्म वेस्ट आर रिसाइकल्ड। अब देखो, कोई भी वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक कोई भी वेस्ट होगा, आपको मालूम है, आप अगर अपने घर के वेजिटेबल्स और ये जो फ्रूट पील्स को भी ले तो उससे भी खाद बन सकती है, रिसाइकल हो जाते हैं ये, ठीक है। फिर ये है कि फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड। सबसे पहली बात मैंने बताई ना कि इनमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स नहीं होते, तो इसलिए हर ट्रॉफिक लेवल को ये परेशान नहीं करते, ओके। फिर ये है कि हेल्थ अच्छी रहती है मिट्टी की, ठीक। और फिर ये है कि क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स अंडर चेक। इससे क्या होता है कि पेस्ट, वीड्स और इंसेक्ट जो है वो भी दूर रहते हैं, ठीक है, और इसको मेन जो क्रॉप होती है उसको परेशान नहीं करते। फिर यह है कि क्रॉप यील्ड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग विच मेनली इन्वॉल्व्स लाइव स्टॉक रेयरिंग, कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग द प्रोड्यूस। बेसिकली एग्रीकल्चर में सिर्फ एक चीज़ नहीं आई कि हम लोगों ने फसल उगाते तो एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें साथ में और आती है। चिकन की जो फार्मिंग होती है, जो अंडों की फार्मिंग होती है, पोल्ट्री होती है, वो भी हम करते हैं। लाइव स्टॉक मतलब जो ये लाइव स्टॉक रेयरिंग करना, जैसे चूज़े वूज़े जो होते हैं, जो चिकन होता है, उनको हम लोग
रेयर करते हैं, पालन करते हैं। तो रेजिंग क्रॉप्स हो गई कि फसलों को उगाना, हार्वेस्ट करना मतलब दाने को काटना भी तो होता है, फसल को काटना भी होता है, फिर उसके बाद उसकी स्टोरेज होती है बिन्स में, उसको पेस्ट से बचाया जाता है एंड अल्टीमेटली फिर उसको मार्केट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से समझ आ गया होगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। लेकिन फिर भी एनी क्वेरीज यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get to know about the further notifications. Take care. Bye bye.